बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जुल्फ़िकार अली है और मैं लगभग 20 साल से इस्लामिक कॉलेजिएट स्कूल में फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। ज़्यादातर कुछ अर्सा जनरल साइंस, कंप्यूटर साइंस और मैथ्स भी पढ़ाया। हम ये चैनल जो लॉन्च कर रहे हैं गेटवे टू द फ़िज़िक्स के नाम से, 9th के हवाले से ये हमारी पहली वीडियो है और ये पहला लेक्चर हम शुरू ही चैप्टर नंबर 2 से कर रहे हैं। चंद पुरानी किताबों में इसको चैप्टर नंबर 3 भी कहा जाता था और इसकी बुनियादी वजह ये है कि पहला जो चैप्टर है या पहले जो 2 चैप्टर्स होते थे उनमें ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स और फंडामेंटल जो मेजरमेंट के सिस्टम्स थे उनके ऊपर गुफ्तगू होती थी और वो इतना वक्त ले लेती थी कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते थे वो उससे थोड़ा सा इरिटेट हो जाते थे। चूँकि इस वक्त मुख्तलिफ़ मसाइल ऐसे चल रहे हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स स्कूल्स को उनकी एक्सेस मुश्किल होती है या स्कूल में उनके जो भी प्रॉब्लम्स हों या ट्यूशन्स में, तो हम ये चाहते हैं कि उनको एक ऐसा माहौल, उनको एक ऐसा स्टार्ट दिया जाए जिनसे उनमें मोटिवेशन बढ़े और फ़िज़िक्स को समझने का उनके अंदर शौक़ पैदा हो। ज़रूरी समझता हूँ कि आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करें। उसकी वजह यह है कि इसमें चूँकि वीडियोस हम सीक्वेंस में बनाएंगे और कोर्स के लिहाज से चलेंगे, तो जब आप नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करेंगे तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि हमारी जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा, जैसे ही यूट्यूब पे आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो आपको देखने में आसानी होगी। और चूँकि ये लेक्चर एक तसलसल के साथ हैं, हर लेक्चर पिछले लेक्चर के साथ एक लॉजिकल कनेक्शन में होगा, उसका एक राब्ता होगा, एक रब्त होगा। तो अगर आप दरमियान की कुछ चीज़ें स्किप करेंगे तो मसला ये होगा कि आपको आगे समझने में प्रॉब्लम होगा। तो इस वजह से अगर आप इनको सीक्वेंस में देखेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। सो let's begin with our first lecture which is about जो कि हमारा चैप्टर है काइनेमैटिक्स। अब सबसे पहले कि काइनेमैटिक्स होता क्या है। काइनेमैटिक्स को आप फिजिक्स की सिंपलेस्ट ब्रांच भी कह सकते हैं, बड़ी इन डेप्थ भी है, बड़ी डिटेल भी है। इसमें हम रेस्ट या मोशन को स्टडी करते हैं। डिफाइन तो उसको यूं किया जाता है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डिस्कस मोशन विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन, विदाउट कॉज ऑफ मोशन। यानी वो क्या चीज़ है जो मोशन को प्रोड्यूस करती है, वो कॉज। एंड नाउ वी नो दैट दैट कॉज इज फोर्स। सो काइनेमैटिक्स में हम मोशन को तो डिस्कस करेंगे लेकिन उसके जो एसोसिएटेड कॉज है विच इज़ द फोर्स, हम फोर्स के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे और फोर्स पे जो गुफ्तगू होगी वो इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट चैप्टर में होगी जो बाकायदा डायनामिक्स के नाम से हम जिसको जानते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो बड़ी सादा सी चीज़ें हैं कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। छोटा बच्चा भी जानता है कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, तो फिर आखिर फिजिक्स में 9th-10th लेवल के ऊपर रेस्ट या मोशन को इतना स्पेशली क्यों डिफाइन हम करते हैं। सो फिजिक्स थोड़ा सा चीज़ों को डेप्थ में लेकर चलती है। हम रेस्ट को कुछ यूं डिफाइन करते हैं, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to its surroundings.
यहां पे अब एक लफ्ज ऐसा आ रहा है जो कि हमें बताता है कि अब कुछ खास बातें होना शुरू हो गई हैं। उसके बाद सेकंड आ जाता है सराउंडिंग और चेंज इनको लिंक कर रहा है। सो अब रेस्ट में हम कहते हैं कि जी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रहा, वो जहां पड़ा हुआ है वहीं पे है अपनी चीजों के। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा? तो अगर आप अपने आप को थोड़ा सा स्पेस में ले जाएं, अगर आप स्पेस में जाएं तो आपके इर्द गिर्द कुछ नहीं है, आपकी सराउंडिंग बिल्कुल एम्प्टी है, इसीलिए हम उसको स्पेस कहते हैं। तो स्पेस में ये समझना, ये बताना बड़ा मुश्किल होता है कि हम हरकत में हैं या हम हरकत में नहीं हैं, यानी वेदर वी आर इन रेस्ट और वी आर हैविंग सम मोशन। तो हम किसी चीज के रेफरेंस के साथ, किसी चीज के साथ उसको कंपेयर करके हम बताते हैं। फॉर एग्जांपल, अब अगर आप बोर्ड को पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाएं तो मैं ये कह सकता हूं कि जी आई एम इन मोशन, क्योंकि मैंने बोर्ड के स्टार्ट से, मैंने यहां से हरकत शुरू की, मैंने अपनी पोजीशन को तब्दील करना शुरू किया और मैं किसी मकाम पर पहुंच गया। लेकिन अगर मैं यहां पे रुका रहता हूं और आप देखते हैं कि मेरा बोर्ड से जो डिस्टेंस है वो मुसलसल वही है जो मेरे पैरामीटर्स हैं, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, तो आप कहेंगे कि जी यू आर इन रेस्ट। तो पता ये चला कि हम बात जब गुफ्तगू करते हैं तो वो विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस होता है। रेफरेंस के लिहाज से जब हम बात करते हैं तो रेस्ट या मोशन हमें, अब मोशन की डिफिनीशन बस इसमें से, ये जो रेस्ट की डिफिनीशन थी इसमें से आप डज नॉट को निकाल दीजिए और सिर्फ व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम सराउंडिंग देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। सो इसमें सिर्फ आप डज नॉट को निकाल दें ऊपर वाली डिफिनीशन में से, तो आपके पास नीचे ये जो मोशन है इसकी डिफिनीशन बन जाती है। अब अहम चीज ये है कि आप सराउंडिंग किससे लेते हैं, ये व्यूअर के ऊपर, डिस्कशन के लेवल के ऊपर, आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। एक आम इंसान के लिए सराउंडिंग उसका बोर्ड भी हो सकता है, कमरा भी हो सकता है, छत भी हो सकती है, कोई इमारत भी हो सकती है, कोई दरख्त भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, कोई मशहूर मकाम भी, यानी अगर हम किसी हस्पताल के हवाले से या किसी स्कूल के हवाले से या किसी मस्जिद के हवाले से गुफ्तगू करें और हम कहते हैं जी मेरा घर उस मस्जिद से इस फासले पे है, तो अब सराउंडिंग आपने खुद तय करनी है कि आप अपना सराउंडिंग किस चीज़ को ले रहे हैं, आप अपने इर्द गिर्द किस चीज़ को मयार बना रहे हैं। इसीलिए रेस्ट और मोशन का मसला ये है कि अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है कि क्या ये मुमकिन है, इज इट पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू बी इन रेस्ट येट इट इज इन मोशन, एंड वेदर इट इज पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू बी इन मोशन येट एट रेस्ट। तो ये जो कि क्या ऐसा मुमकिन है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी है और मोशन में भी है, तो अक्सर बच्चे या अक्सर अजहान इस चीज को समझ नहीं पाते और उसमें अपने आप को कंफ्यूज कर देते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और वो हरकत में भी है। तो अब अगर आप मुझे देख लीजिए तो आई अपीयर टू बी एट रेस्ट, लेकिन अगर सराउंडिंग मेरी दीवार है फिर तो बिल्कुल सही है कि आई एम एट रेस्ट। लेकिन अगर हम ये तय करते हैं कि मेरी सराउंडिंग सूरज है, तो अब चूंकि जमीन हरकत कर रही है तो जमीन के ऊपर मैं खड़ा हूं तो नेचुरली मैं भी हरकत में हूं, तो अब मैं रेस्ट में भी हूं और मैं मोशन में भी हूं। लेकिन मेरी जो सराउंडिंग है वो ये तय करेंगी कि मैं रेस्ट में हूं या मैं मोशन में हूं। तो अगर बोर्ड के लिहाज से है फिर तो मैं रेस्ट में हूं, लेकिन अगर वो सूरज के लिहाज से है तो मैं मोशन में हूं। सो बैक वक्त ये दोनों चीजें हमारे सामने आ सकती हैं। तो अब तय हुआ कि जब कोई चीज अपनी पोजीशन को तब्दील करेगी, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम पोजीशन को कैसे बताएंगे कि वो पोजीशन क्या है। हर जगह तो हमारे पास स्कूल नहीं होगा, हर जगह तो हमारे पास अस्पताल नहीं होंगे, स्पेस में तो कोई चीज़ नहीं है, तो फिर हम अपने पोजीशन को कैसे डिफाइन करेंगे, उसके लिए मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं और जैसे जैसे हम डिस्कशन में जाते रहते हैं वैसे वैसे, इसीलिए अगर आप मैट्रिक लेवल पे जाएंगे तो भी आपको ये टॉपिक मिलेगा, एफएससी लेवल पे जाएंगे तब भी आपको ये टॉपिक मिलेगा, बीएससी लेवल पे। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि आप जितना आपका लेवल बढ़ता जाएगा इस टॉपिक में सराउंडिंग तब्दील होती जाएंगी
और अभी आप जब शुरू कर रहे हैं तो दीवार से, छत से और स्कूल से बात शुरू कर रहे हैं, फिर आपको नजर ना आने वाली चीजें जो हैं वो आपकी सराउंडिंग्स में तब्दील होती जाएंगी। सो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपको इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन कितने तरीकों से तब्दील कर सकता है, और ये हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन बनते हैं। बहुत सादा सा एक कॉन्सेप्ट है कि ये हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन बनते हैं, और टाइप्स ऑफ मोशन में हमारे पास नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन आता है, दूसरे नंबर पे रोटेटरी मोशन आता है, इसमें ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, और थर्ड पे हम वाइब्रेटरी मोशन को लेते हैं। ये क्या चीज है, इनमें क्या डिटेल्स हैं, ये इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसमें हम थोड़ा सा पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे, पोजीशन को भी बताएंगे कि पोजीशन हम कैसे बताते हैं, और उसके बाद ट्रांसलेटरी मोशन और इसकी सब टाइप्स क्या हैं, रोटेटरी मोशन। सो वंस अगेन आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। वंस अगेन रिक्वेस्ट होगी कि आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू वेरी मच।